हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हमारा सीटेट एसएसटी का 4th चैप्टर है, चौथी क्लास है, क्लास 6 का। और आप लोग हर दिन क्लासेस जरूर देखना, एक भी मिस मत करना जब भी आपको समय मिले, क्योंकि 6 वाला जो है ना, इसमें 10 चैप्टर हैं। अगर आप 6 नहीं पढ़ेंगे तो आपको 7 भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डिटेल वहाँ पर आपको नहीं पता चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ मैंने आज भी कुछ भेजी है, कुछ बची है वो भी मैं भेज दूंगी। सारी पीडीएफ मैं आपको जरूर दूंगी। मैं पीडीएफ रख के क्या ही कर लूंगी, आप सभी के लिए ही बना रही हूँ। तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे 70,000 लोग जुड़े हुए हैं। आप भी वहां पर पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसे एक मेहनत के लिए लाइक करना तो बनता ही है। और देखते हैं 1000 लाइक का टारगेट हमारा कब कंप्लीट होता है, क्योंकि अभी तो 200-300 ही रहते हैं, बट दिल से थैंक यू। चलिए देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें लिखा है कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। आप समझ गए होंगे कि कुछ किताबें और कुछ कब्रों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए, जो चीज़ें पूछी जाती है ना, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको वैसे भी इजी रहेगा। सबसे पहले तो याद रखना है कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों याद रखना है। पूछता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। एक लोगों का कमेंट आया था कि आप बहुत पिछली बार आपने ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था, इस बार नहीं। देखिए, इस बार मैं और भी अच्छे से बल्कि आपको पढ़ा रही हूँ। जो कहानी पूछी ही नहीं जाएगी उसको मैं आपको क्यों बताऊं। जो पूछा जाता है मैं आपको वही मेन चीज़ बताती हूँ, ताकि आपको ना नोट करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर आपको वैसे भी एग्जाम के समय में आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वही काम में आते हैं। आप लोगों के लिए हिस्ट्री के मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद से ज्योग्राफी का, पॉलिटी का अलग अलग मिलेगा, ताकि आपको पता हो कि अच्छा हिस्ट्री का ये पूरा चैप्टर है, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का। कुछ चीजें बाकी हैं, क्योंकि बाइलिंगुअल नोट्स बना रही हूँ, बहुत जल्द आपको मिलेगा। तो बस चैनल पे जुड़े रहो, ताकि जब भी मैं इन्फॉर्मेशन दूँ कि चलो भाई नोट्स बन चुका है, तो आप ले सकें। डिटेल में ही पढ़ा रही हूँ। तो इसमें 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। याद रखना, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। और ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, और ये तीनों देवताओं का नाम याद रखना, क्योंकि एक अलग नाम दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के हैं, और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता था। इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब ये आपको यहां पे याद रखना है कि ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, क्योंकि बार बार पूछता है कि ऋग्वेद की भाषा कैसी है। तो याद रखना है प्राक संस्कृत, ठीक है, या फिर वैदिक संस्कृत। और ये थोड़ा सा जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना स्कूल वगैरह में, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी यहां पर कुछ भी नहीं पूछेगा, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब यहां पर देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं, ये पूछा गया है। और ये केवल एसएसटी में नहीं, ये हिंदी में भी पूछा हुआ है कि जो संस्कृत भाषा है ये किस परिवार से आता है, तो भारोपीय, ठीक है। याद रखना, भारोपीय परिवार का हिस्सा है। ये वाला बहुत बार पूछा हुआ है, इसको आपको रट लेना है। बाकी ये सब तो आपको पता ही नहीं कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, ये सारी भाषाएं हैं, ये नहीं। लेकिन ये आपको याद रखना है कि संस्कृत जो है भारोपीय, भारत यूरोपीय भाषा का है, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको पता है मातृमत संस्कृत, और इसी मातृ को हिंदी में माँ बोलते हैं, मदर अंग्रेजी में, ठीक है। यहाँ पर और भी चीजें हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर में कैसी भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, ये भी पूछा हुआ है। द्रविड़ में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। जबकि झारखंड है और मध्य भारत के कई हिस्सों में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो कहाँ पर कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं वो आपको यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद से आपको पता है कि ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किताबों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऋग्वेद में कुछ सूक्त जो है वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां हैं, व्यास और सतलुज, के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है, ठीक है। तो ये इतनी लाइन इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको 2 से 3 बार खुद पहले पढ़ती हूँ, फिर इसको मैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हाईलाइट करके रखती हूँ।
ये पांडुलिपि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, आपको पता ही है, भुर्ज के पेड़ की छाल पे और ये कागज पे लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो सेम उसी तरीके से पांडुलिपि का एक पन्ना हुआ है, पन्ना आप देख सकते हैं, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा हुआ है। और यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी लगभग 150 वर्ष पहले। ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था, इसका, ठीक है, पांडुलिपि। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और यह आपको पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित मिलेगा। तो ये इसके बारे में है कि सबसे पहली बार जो है पांडुलिपि इसी पे छापा गया था ना, छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था और ये हमारा पुणे महाराष्ट्र में है, पुस्तकालय में सुरक्षित है। चलिए अब यहां पर देखते हैं, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो ये भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको भी हाईलाइट किया हुआ है। ऊपर तो कहानी है कि किस तरीके से इतिहासकार क्या सोचते थे, तुलना किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है इतना। चलो अब यहां से आपका पूछा गया, जो पूछे जाएंगे, मवेशी, घोड़े और रथ। देखो ऋग्वेद में मवेशी, बच्चे, खासकर पुत्र, लड़कियां नहीं पुत्र, और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था और इन लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, ठीक है। तो ये है, ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं मवेशी, बच्चे और घोड़ों की प्राप्ति के लिए। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि युद्ध में जो भी जीता गया धन है वो कुछ भाग सरदार रख लेंगे, कुछ पुरोहित को दिया जाएगा और बाकी के बचे धन आम लोगों में बांट दिया जाएगा। कुछ धन यज्ञ के लिए भी यूज होता है और यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी देवी देवताओं को। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी और आज भी आई थिंक किसी न किसी चीज में जानवरों की आहुति दी जाती है। तो ये है पहले का जो इसमें आपको दिख रहा है। अधिकांश पुरुष इन सभी युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में एडवाइस, मतलब एक दूसरे को सलाह देते थे और ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। तो ये है उस समय की बातें, जहां पर अगर कुछ पूछेगा तो आप बता सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द लिख देगा, फिर बोलेगा इसका क्या मतलब है। जैसे कि मान लो लोगों का वर्गीकरण जो है वो काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर होता था। जो लोगों का वर्गीकरण है वो इन सभी चीजों पर डिपेंड था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं, जैसा कि ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। काम, वर्ग, पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, उनको कहा जाता है पुरोहित, नाम से ही स्पष्ट है। दूसरे लोग थे राजा, बट ये राजा वैसे नहीं थे। ये राजा वैसे थे कि मान लो किसी के फादर है राजा और उनकी डेथ हो गई तो उसका सब कुछ उसके बेटे को, बेटा अपने आप ही शासक। यहाँ पर रुकिए एक मिनट, पढ़ ही लेते हैं। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये न तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ना इसके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो ये वैसे राजा थे। अदरवाइज आप तो जानते ही हैं कि राजा कैसे होते थे, उनकी जो संपत्ति, उनकी डेथ हो गई तो वो उनके बेटे को मिल जाती थी, बट ये अपने आप शासक नहीं बन जाता था, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, पुरोहित, दूसरे लोग थे राजा और बाकी इसके नीचे। अब आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ये आपने सुना होगा ना, ये विष, ये नाम कहाँ से है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, इसी वजह से। तो विष और जनों के नाम मिलते हैं कहाँ पे? ऋग्वेद में, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अपने विरोधियों को ये लोग दास कहते थे और दस्यु। मान लो जिसने प्रार्थना की रचना की है वो कहेगा भैया हम आर्य हैं, और जो मेरा विरोधी है वो दास है। दास का मतलब गुलाम, क्योंकि ये लोग यज्ञ नहीं कर सकते हैं। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया, ठीक है। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद मानते थे और उनसे जो चाहे वो काम कराएंगे। जो भी काम मालिक चाहेगा वो उसको सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया
जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरे जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपका महापाषाण, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की है। ये शिलाखंड, महापाषाण का मतलब होता है, महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, इस नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगहों पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लाए गए थे। महापाषाण, इस चैप्टर का नाम क्या है? किताबें और कब्र। किताब पढ़ लिया आपने, अब कब्र के बारे में पढ़ना है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 से साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भाग, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये जो कब्र है कहाँ पे? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में। तो अगर पूछेगा आपसे तो आप ये नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट देखिए, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आपको एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये फोटो पहले ध्यान से देख लो। ये है कब्र और यहाँ पे एक ऐसे होल बनाया गया है, चारों तरफ आप देख सकते हो गोल गोल पत्थर लगाए गए हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, ये मिला हुआ है। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला है। ये एक ऐसा प्रमाण है जो कि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। ये जमीन के नीचे का कब्र है, ठीक है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो भी कार्यों की सूची बनाई है, जैसे कि गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना, ये लोगों को ऐसे काम करने पड़ते थे। और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये जो है ना, ये पोर्ट होल है, ये सुराख है। पोर्ट होल का मतलब सुराख। यहाँ से ना, मान लो को यहाँ पे किसी की मृत्यु हो गई है, उसके परिवार की किसी और भी इंसान की मृत्यु हो गई, तो उसको इसी रास्ते से लेकर आते थे और यहीं पर साथ में ही दफनाते थे। तो ये प्रश्न पूछा था कि पोर्ट होल किस काम में आता था। तो ये आपको दिख रहा है ताबूत, जिसे हम बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। और ये इसमें एक बहुत छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा होता है, आपको इसमें छोटा सा दिख रहा है। तो ये रास्ता था जाने का, यहाँ पे इधर से ऐसे लेकर आते थे। अब यहाँ पर देखो, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाते थे, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे का औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ये मतलब कब्र में मिला हुआ है इंसान के शरीर के साथ। तो आपने देख लिया ये किस तरीके से कब्र बना हुआ है महापाषाण की। चलिए, तो क्या क्या सामान मिला है? आपने देखा कि लोहे के सामान मिले हैं, घोड़े के सामान, कुल्हाड़ियाँ, एक कटार। तो ये फोटो देख सकते हो, ये सारे सामान हमको मिले हैं इंसानों के शरीर के साथ कब्र में। और यहाँ पर देखिए, और पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही होगी, तभी तो उसके साथ दफना दिया गया है। और यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कई बार आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं कि जमीन में जैसे खुदाई की, उसमें से सोना वोना कुछ मिला। वो पहले के जमाने में ऐसा लोग करते थे कि जो जिसकी मृत्यु हो गई उसके सामान भी उसके साथ दफना देते थे। दूसरे कंकालों के पास केवल कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब भैया जो अमीर होगा उसके साथ सोना, हाँ, गरीब लोगों के साथ तो मिट्टी के बर्तन ही होंगे। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भी भिन्नता को दर्शाता है। अमीर थे तो सोने के मनके, कुछ लोग गरीब होंगे तो बर्तन वर्तन ही उनके साथ मिलेगा, और कुछ दूसरे अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, मतलब क्या कोई इंपॉर्टेंट फैमिली के लिए भी था? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिला है। जो अभी स्टोरी में आपको सुना रही थी ना, कि एक ही ताबूत में उस परिवार के सभी सदस्यों को इस पोर्ट होल के रास्ते ले आकर दफना देते थे। तो वे ये एक से अधिक मिला है, तो वो ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। मान लो एक की डेथ हो गई है, फिर कुछ सालों बाद किसी दूसरे की हो गई तो इधर से लेके आएंगे, यहाँ दफना देंगे। फिर उसके और 10 साल बाद किसी की डेथ हो गई तो यहाँ पे इधर से लेके आएंगे, जो है दफना देंगे। ये पोर्ट होल बना ही है। तो बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। अब कभी भूलना मत, पोर्ट होल किस काम में आता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, चलो ये भी आपने पढ़ लिया। अभी हमने महापाषाण खत्म किया। अब हमारा इनाम गांव, इसमें एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र थी। देखो, सबसे पहले तो इनाम गांव जो है भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाते थे और इनका जो सिर है ना, हेड, वो उत्तर की ओर होगा।
ये प्रश्न पूछा था कि कौन से कब्र में जो है सर उत्तर की ओर रहता था, तो वो है इनाम गांव का। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाते थे, और ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे गए हैं। ठीक है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में भी दफनाया गया है। ये सारी चीजें हुई हैं इनाम गांव में, इनाम गांव में जो कब्र मिले हैं खुदाई के बाद उसमें। ठीक है। तो जो भी आपसे ये कब्र के बारे में प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना। और घर जो है गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। अब जगह ही कम पड़ रहा होगा तो उसके पैर ऑब्वियस ही बात है मुड़ जाएंगे। घर में ही ये लोग गाड़ देते थे, मतलब दफना देते थे, और चाहे घर के आंगन में, तो ये लोग बाहर नहीं ले जाते थे। यहाँ पर आप देखिए, और उसके साथ ना खाना पानी भी रखते थे साथ में, दफनाए गए शव के साथ। 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में भी ये लोग दफनाते थे। और बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था, जहां पर अनाज का गोदाम था, और वहां पर जो शव था ना उसके पैर मुड़े हुए थे। रात में डरना मत, सपना उपना देखे, क्योंकि आज हम लोग बस कंकाल कब्र के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहां से ना कंकाल जब मिले, मान लो मिला है कंकाल, उसके बाद से ना लोगों ने सोचा कि ये किसका है, बच्चे का है, स्त्री का है, पुरुष का है, इसको कैसे पहचाना जाए। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको बता रही हूं, डरना मत कोई भी। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचान सकते हैं कि छोटा सा है, चलो बच्चे का है, ठीक है। बट ये जरूरी है कि मतलब फर्क नहीं कर सकते हो ना कि लड़का का है कि लड़की का है, बस ये बोल सकते हैं कि हाँ ये एक बच्चे का है। बट पुरुष और स्त्री के कंकाल में कैसे फर्क होगा। कभी कभी लोग ना, क्योंकि क्या होता था ना कि पुरुष भी पहले आभूषण पहनते थे, गले में, कान में, मुकुट, सब कुछ, और महिलाएं भी, तो कैसे डिफरेंस किया जाए। तो पहले तो कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर हम अंदाजा लगाते थे कि चलो गहना मिला है तो महिला का कंकाल होगा। बट फिर समझ में आया कि भाई पुरुष भी तो आभूषण पहनते थे, वो तो बल्कि महिलाओं से ज्यादा ही पहनते थे। तो फिर एक दूसरा तरीका निकाला गया कि जो कंकाल का जो हमको पहचानना है कि मेल है फीमेल है, तो उसकी हड्डियों के ढांचे से, मतलब हड्डियों की स्ट्रक्चर से। अब भाई महिलाएं जो हैं, आपको पता ही है, बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका जो कुल्हा वाला जो हिस्सा है वो पुरुषों से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। तो फिर इससे पहचाना गया कि अच्छा ये महिलाओं का है और ये पुरुष का है। और आपको पता है यही सेम लाइन जो है एग्जाम में पूछा गया है कि कंकाल को देखकर कैसे पता लगाया जाए कि ये महिला का है कि पुरुष का है। ठीक है, सेम चीज। दूसरा ये एकदम एग्जैक्ट पूछा हुआ है, आपको पता है कि चरक नाम के जो प्रसिद्ध वैद्य थे उनकी किताब का नाम बताओ। चरक संहिता। प्लीज याद कर लेना, 100% ये पूछ सकता है आपसे स्टेटमेंट में कि 2000 साल पहले, कहानी नहीं पूछेगा, ये आपसे पूछेगा कि चरक संहिता किसकी किताब है। तो चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे, चिकित्सा शास्त्र पे चरक संहिता नाम की किताब लिखी। ये भी याद रखना है, किस पर, चिकित्सा शास्त्र पर। और ये बताते थे कि मनुष्य के शरीर में ना 360 हड्डियां होती हैं। आप सोच लो, 206 हड्डियां इस समय आधुनिक शरीर में है, आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अकॉर्डिंग। तो ये तो काफी ज्यादा इन्होंने बता दिया है। तो इसलिए बोला गया कि क्या पता चरक ने दांत, हड्डी के जोड़, कॉर्टिलेज, इसको भी जोड़ के बता दिया है। ठीक है, क्योंकि आज के समय में तो 206 ही हड्डियां होती हैं, उन्होंने बताया था 360। तो याद रखना है, ये एक चिकित्सा शास्त्र पर इन्होंने किताब लिखा था, चरक संहिता। चलो, अब इनाम गांव में हमने कब्रों के बारे में देख लिया कि ये लोग घर में ही दफना देते थे। अब इनका काम धंधा भी देखते हैं। तो ये लोग क्या करते थे ना, खेती वगैरह करते थे। इसमें गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, इसके बीज मिले हैं, और कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। और कई हड्डियों पर ना ऐसे काटने के निशान से यह अंदाजा हो रहा है कि लोग ना इनको मार कर खाते भी थे। जैसे गाय, बैल, भैंस, ये सारे जानवर हैं, तो इन सभी की और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। तो मे बी ये लोग, अब मे बी क्या भाई, उस समय तो लोगों को पता भी नहीं था, खाते ही होंगे। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां भी एकत्र की जाती थी। तो ये जो है साक्ष्य मिला कि अच्छा ये इनका काम धंधा था और ये लोग ये सब खाते थे। और ये सारे बीज मिले हैं तो खेती भी ये लोग करते हैं, तो इससे पता चला। तो देखा आपने कि हमारा जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में खत्म भी हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीजें कर ली हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो दासों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था। महापाषाण, जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान किस काम में आते थे, पहचानने के काम में आते थे ना, कि यहाँ पे ऑलरेडी 100 जो है दफनाया गया है, तभी तो, नहीं तो एक के ऊपर ही नहीं लिटा देंगे, इस वजह से। पोर्ट होल का इस्तेमाल किस लिए होता था, ताकि उसी रास्ते से लाकर दूसरे भी उस फैमिली के मेंबर को दफनाए जा सके। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे, अभी तो पूरा डिटेल में देखा, कितनी सारी चीजें खाते थे वो लोग।
तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था और यहाँ से इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस इतना याद रखो, जो मैंने हाईलाइट किया है आपको वही पढ़ना है। बाकी की कहानियाँ है, कहानी से चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है कि 2 से 3 बार उसको पढ़ो, फिर खुद आपको पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्लास कैसी लगी? और मैं आपको इसलिए शॉर्ट एंड कंसाइज में बताती हूँ क्योंकि मुझे खुद पता चल चुका है। पिछली बार मैंने एक एक लाइन पढ़ा था और बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो इम्पोर्टेंट हो आप वही पढ़ाइए, तो इसीलिए एंड एक बार एनसीईआरटी खत्म हो जाए फिर प्रीवियस क्वेश्चन से स्टार्ट। बहुत जल्द हिस्ट्री का आपको पीडीएफ जो मिलेगा शॉर्ट एंड कंसाइज में, केवल वही चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो देन आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।